अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की सीरीज़ में मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बताने जा रहा हूं। ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन ने ग्रेविटी को कैसे देखा, आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में हमें क्या बताया और फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ग्रेविटी के बारे में क्या कहती है। हम इस सीरीज़ में ब्लैक होल्स को भी स्टडी करेंगे और दूसरी चीज़ों को जो कि हमारी कायनात में सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको ग्रेविटी के बारे में जो आज की साइंस हमें नई इनपुट्स दे रही हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ साथ हम स्टीफन हॉकिंग को भी इस सीरीज में देखेंगे। तो ग्रेविटी पर ये एक बहुत बड़ी सीरीज है जो कि मैंने बनाना शुरू की है और मुझे उम्मीद है कि इसकी 8 से 10 वीडियोस बनेंगी और उसके बाद हम इन सबको जोड़ेंगे और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे जो अल्टीमेट ग्रेविटी की डॉक्यूमेंट्री होगी। ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो हम हमेशा ग्रेविटी को बड़ा सिंपल लेते हैं। मसलन अगर किसी से पूछा जाए कि ग्रेविटी क्या है तो वो ये कहेगा कि सेब ज़मीन पर गिरता है ग्रेविटी की वजह से। हम अपनी कुर्सी में बैठे हैं ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमें न्यूटन ने बताई कि दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा मौजूद होती है जो कि मैस रखती हैं, और न्यूटन ने उसके साथ साथ हमें यह भी बताया कि इनका एक फार्मूला भी है। आप वो फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बताता है और इसके अंदर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता है। ये कांस्टेंट हमारी पूरी कायनात में एक जैसी वैल्यू रखता है। लेकिन न्यूटन भी ग्रेविटी की वजह से चकरा कर रह गए। उन्होंने ग्रेविटी को नाप तो लिया, मेजर तो कर लिया, उसका फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन वो ये बताने में कासिर रहे कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। जब हम फिजिसिस्ट की बात करते हैं तो फिजिसिस्ट का काम ही ये होता है कि वो बताए कि चीज़ों का मैकेनिज्म क्या है, चीज़ें किस मैकेनिज्म के तहत एक्ट करती हैं, कैसे करती हैं, उस मैकेनिज्म को ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर हमें ग्रेविटी के मैकेनिज्म के बारे में मालूम नहीं है तो न्यूटन हमें लॉस तो दे गए कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, लेकिन वो ग्रेविटी के बारे में खुद भी बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे। अगर आपको ये मेरी बातें बुरी लग रही हों तो मैं आपको न्यूटन की एक किताब की तस्वीर दिखाता हूँ और उस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि न्यूटन ने खुद इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि उन्हें ये मालूम नहीं कि ग्रेविटी काम कैसे करती है। मैं इस चेयर पर अगर बैठा हूँ तो किस वजह से बैठा हूँ, अगर सेब ज़मीन पर गिर रहा है तो किस वजह से गिर रहा है। मैं आपको न्यूटन की इस किताब का एक हवाला देखता हूँ और इस हवाले में आप बल्कि रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि न्यूटन को मालूम नहीं है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। और उसकी वजह है कि शायद ये बताने के लिए आइंस्टाइन ने इस दुनिया में आना था। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ग्रेविटी का मैकेनिज्म क्या है। इसलिए आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि ग्रेविटी से डील करती है उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हम इस सीरीज़ में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी बहुत आसान टर्म्स में समझेंगे। इतनी आसानी से मैं ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि एक आम आदमी को भी समझ आ सकेंगी कि आइंस्टाइन ने बातें क्या की थीं। आइंस्टाइन ने हमें ग्रेविटी के बारे में बताया कि ग्रेविटी काम कैसे करती है और उससे हमें नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में पता चला कि रियलिटी कैसे काम करती है। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी की वजह से अगर एक शाख से सेब ज़मीन पर गिर रहा है तो चांद भी ज़मीन पर गिर रहा है। जी हाँ, चांद ज़मीन के गिर्द घूम नहीं रहा बल्कि चांद हर वक्त ज़मीन पर गिर रहा है। इसे समझने के लिए हम स्पेस को सबसे पहले समझते हैं क्योंकि आइंस्टाइन का जो काम है बुनियादी तौर पर उसमें स्पेस की डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। स्पेस को समझाने के लिए एक ग्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप एक चादर भी ले सकते हैं, आप एक मच्छरदानी भी ले सकते हैं, जाल भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक जाल है और वो जाल आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है, तो ये स्पेस है। मैं आपको इस मैश के ज़रिए स्पेस की शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे हम मॉडल कर रहे हैं, ये एक्चुअल स्पेस नहीं लेकिन हम इसे मॉडल कर रहे हैं। अब इस स्पेस के अंदर ज़मीन मौजूद है और चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जबकि आइंस्टाइन का ये कहना है कि चांद ज़मीन पर गिर रहा है।
तो फिर इस स्पेस की शक्ल क्या है? अगर आप स्पेस को देखें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसका मतलब ये है कि स्पेस को आप अगर सीधी लाइनों से बनाएं तो भी उसकी वही प्रॉपर्टीज रहेंगी अगर आप उसको डायगोनली बना दें, जिस तरीके से मैंने इस तस्वीर में दिखाया। तो क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में आसानी देती है, हमें कैलकुलेशन में समझने में आसानी देती है, और आइंस्टाइन ने जो अपनी इक्वेशंस बनाई उनमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई समझने में, हमने जब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाया। इसलिए स्पेस आप डायगोनली, आप हॉरिजेंटली, आप वर्टिकली किसी तरीके से भी ड्रॉ करें, स्पेस होल्ड करेगी बेसिक प्रॉपर्टीज। लेकिन अब स्पेस की बेसिक प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाते हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये है कि इस चादर में जब भी आप कोई ऐसी चीज़ रखेंगे जो मैस रखती है, मसलन आपने चांद रखा और आपने ज़मीन रखी, तो ये चादर वहाँ से नीचे हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में देखते हैं, ट्रैम्पोलिन में हम कोई वजनी चीज़ रखें तो ट्रैम्पोलिन नीचे चली जाती है। एक चादर में अगर आप एक बड़ा पत्थर रख दें तो वो नीचे चली जाएगी वहाँ से। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस में खम पड़ जाता है, स्पेस नीचे को चली जाती है, बेंड हो जाती है, जो कि मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाई है। तो हमें पहले तो ये पता चला कि स्पेस एक ग्रिड की तरह है, और उसके साथ अब हमें ये भी पता चला कि आइंस्टाइन ने ये बताया कि अगर आप स्पेस में कोई भी चीज़ रखेंगे तो स्पेस नीचे चली जाएगी, यानी उसमें कर्व आ जाएगा। अब वो कर्व कितना आएगा? आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि वो कर्व उसके मैस से ताल्लुक रखता है। अगर वो बॉडी जो आपने स्पेस में रखी है, अगर वो चांद है, उसका मैस कम है तो खम कम होगा, कर्वेचर छोटा होगा। लेकिन अगर ज़मीन है, ज़मीन का मैस ज़्यादा है, तो स्पेस का कर्वेचर, स्पेस का खम ज़्यादा होगा। अगर सूरज है तो और भी ज़्यादा खम होगा। यूं आप आसानी से स्पेस को एक स्टेज की तरह देख सकते हैं जहां पर सेलेस्टियल बॉडी अपना ड्रामा पेश कर रही। मैं आपको यहाँ पर स्पेस दिखा रहा हूँ, यानी एक स्टेज है और ये पूरी की पूरी स्पेस है। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टर्स आते हैं, आकर अपने एक्ट करते हैं, अपना ड्रामा पेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी स्पेस है। स्पेस एक बहुत बड़ा स्टेज है, हमारी कायनात का स्टेज है, और वहाँ पर मुख्तलिफ सेलेस्टियल बॉडीज अपना अपना ड्रामा पेश कर रहे हैं। ये एक बहुत लूज टर्म है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो हमने स्पेस में जब भी मैसिव चीज़ें रखी जो कि मैस रखती हैं तो वो खम डालती हैं। जब वो खम डालती हैं तो स्पेस में कर्वेचर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक स्लाइड पर जाएं तो स्लाइड हमेशा नीचे की तरफ आती है, आप उससे झूला लेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। इस तरीके से जब स्पेस में खम आता है तो स्पेस का खम जिस तरफ आपको लेकर जाएगा, चीज़ें भी उसी तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सूरज का खम बहुत बड़ा है और बाकी जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनका खम निस्बतन कम है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक मार्बल की गेंद फेंकता हूँ। आपने जहन में रखना है कि मार्बल की गेंद नीले रंग से आपको दिखाई गई है। अब अगर मैं एक मार्बल की गेंद सीधी फेंकता हूँ तो क्या वो सीधी ही ट्रेवल करेगी स्पेस में? स्पेस में तो खम आ चुका है। तो हम इस मार्बल की गेंद को जब फेंकेंगे तो ये सीधी ट्रेवल नहीं करेगी, बल्कि जब ये सूरज के करीब से गुजरेगी तो उस खम की वजह से इसका पाथ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप इस मार्बल को देखें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेने की कोशिश करेगी, यानी छोटे से छोटा पाथ लेने की कोशिश करेगी इस पूरी ग्रिड को कवर करने के लिए, इससे एक जगह से दूसरी जगह जाने। लेकिन इस गड़े की वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी, और अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो ये तेज़ी से सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाना शुरू कर देगी। यानी कि हर वक्त ये सूरज के ऊपर गिर रही है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी है कि ये आगे निकल जाती है। और इस तरीके से प्लैनेट सूरज का ऑर्बिट करते हैं, चांद हमारी ज़मीन का ऑर्बिट करता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि स्पेस फ्लेक्सिबल है, स्पेस बेंड हो सकती है, स्पेस का कर्वेचर होता है। स्पेस में कर्वेचर उस वक्त आता है जब कोई चीज़, मैसिव चीज़ उसके अंदर रखी जाए जिसका मैस एग्जिस्ट करता है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो कर्वेचर ज़्यादा होगा, और अगर मैस कम होगा तो कर्वेचर कम होगा। लेकिन अब मैं जो स्टेटमेंट आपको देने जा रहा हूँ वो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि स्पेस फ्लो भी करती है, बिल्कुल वैसे ही
जैसे कि पानी दरिया में फ़्लो करता है, ऐसे ही स्पेस भी फ़्लो करती है। लेकिन स्पेस कहाँ पर फ़्लो करती है, ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।